हाय। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे एक प्यारे से छोटे से चैप्टर की, जो कि है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके हम सारे के सारे एनसीईआरटी सवाल लगाने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने है, पढ़ के ऑप्शंस पे टिक मारिए और फिर सॉल्यूशन की तरफ हम इसके भरेंगे। ठीक है, सो यू हैव 5 सेकेंड्स, टेक योर अटेम्प्ट। देखिए जवाब क्या होगा इसका। इथाइलिन इज यूज फॉर रिटार्डिंग राइपनिंग ऑफ टमाटोज। हेस्टिंग, हेस्टिंग मतलब क्या होता है, यू कैन से हेस्टनिंग मतलब होता है आपका फास्टन द प्रोसेस, फास्टन द प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो है इथाइलिन, आपको पता है कि आपने जो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स पढ़े हैं, या फाइटो हार्मोन जिसे आप कहते हो, फाइटो हार्मोन्स, ये फाइटो हार्मोन्स या फिर जिसे आप पीजीआर के नाम से भी जानते हो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये दो तरह के होते हैं, राइट। एक को आप कहते हो प्रमोटर्स और एक को आप कहते हो इनहिबिटर, राइट। तो जो प्रमोटर्स होते हैं ना, उनमें आपके 3 एग्जांपल्स आते हैं। सबसे पहला ऑक्सिन, सेकंड जिब्रेलिन और तीसरा साइटोकाइनिन। वहीं बात की जाए इनहिबिटर्स के बारे में, तो इसमें आपके 2 एग्जांपल्स आते हैं, एबीए विच इज एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, राइट। इसमें से याद रखिएगा इथाइलिन जो होता है ये आपका एक इनहिबिटर है, जो कि मतलब राइपनिंग करवाएगा। नाउ ये क्वेश्चन कुछ बच्चों के माइंड में आ सकता है कि सर राइपनिंग का मतलब क्या होता है ना। तो देखो एक तरीके से आपके पास मान लो टमाटो है ना, एक है आपके पास ग्रीन वाला टमाटो, पता ना, बाजार में कई बार हरे हरे टमाटो आते हैं जो पके नहीं होते, तो वो टमाटो, और एक आपके पास है लाल चट टमाटो। ठीक है, तो जो हरे वाला है उसकी अगर राइपनिंग करवा दोगे ना, तो वो एक तरीके से रेड वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है प्रोसेस राइपनिंग का, जहां पे उस पर्टिकुलर ग्रीन वाले टमाटो के जो सेल वॉल थी उसको सॉफ्ट कराया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कराया जाएगा, ताकि उसकी जो सेल वॉल है वो सॉफ्ट हो जाए। इट इज कॉल्ड एज राइपनिंग। तो इथाइलिन जो है वो राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर आप कह सकते हो कि वो फ्रूट्स की राइपनिंग को फास्ट कर देता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। स्लो नहीं करता राइपनिंग को रिटार्ड नहीं करता, ये काम इथाइलिन का नहीं है। आते हैं सेकंड सवाल पे। हर सवाल के पीछे का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जानते हुए चलेंगे, ताकि चैप्टर हमें सवालों के थ्रू ही रिवाइज हो जाए। कह रहे कोकोनट वाटर कंटेन्स, कोकोनट वाटर में एबीए होता है, ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन या फिर जिब्रेलिन। सोच लीजिए फटाफट से। अगेन यू हैव 5 सेकंड्स। देखिए इसके सवाल का जवाब जो होगा निकालते हैं। जो आपका कोकोनट वाटर है, इसका जवाब तो आपके पास साइटोकाइनिन होगा। साइटोकाइनिन की थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता दूं। जो स्कूक एंड मिलर, इन दोनों साइंटिस्ट ने पहली बार इस साइटोकाइनिन को ढूंढा था। कैसे ढूंढा, तो टोबैको जो प्लांट होता है ना, उस प्लांट की जो स्टेम होती है ना, स्टेम के जो इंटरनोड होते हैं, स्टेम के जो इंटरनोड होते हैं, उन इंटरनोड में से उन्होंने कैलस को निकाला। दैट इज अ न्यू मास ऑफ टिश्यू। ठीक है, उस कैलस को उन्होंने क्या किया, ऐसा सोचा कि यार अगर हम इसको ऑक्सीजन देंगे ना, तो ये ग्रोथ शो कर देगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ ग्रोथ प्रमोटर। तो उन्होंने क्या किया, इसको ऑक्सीजन दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि यार वो जो कैलस था वो ग्रो ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन अकेला काफी नहीं है किसी चीज की ग्रोथ करवाने के लिए। तब जाके उन्हें पता लगा कि यार ऑक्सीजन अकेला काम नहीं कर पाया। फिर साथ में उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ उन्होंने ईस्ट का डीएनए डाला, या फिर एनिमल का डीएनए डाला, या फिर कोकोनट वाटर डाला, कोकोनट मिल्क डाला, और देखा कि यार अब कैलस ग्रो करना स्टार्ट हो गया। कैलस की ग्रोथ देखने को लग गई। तो मतलब कि ऑक्सीजन के साथ साथ एक हार्मोन और भी है हमारे पास ऐसा, जो कि ग्रोथ को प्रमोट करवा सकता है, एंड दैट इज साइटोकाइनिन। इस तरीके से आपके साइटोकाइनिन की जो खोज जो है या डिस्कवरी की गई थी विद द हेल्प ऑफ स्कूग एंड मिलर। ठीक है, सो ये हो गया सवाल का जवाब। तो एक एनसीईआरटी में नोट पॉइंट है, या अपने आप नोट्स में एक नोट पॉइंट को इंक्लूड कर लीजिए, एंड दैट टू इज कि कोकोनट वाटर जो है ना, कोकोनट मिल्क is rich source of cytokinin. फाइन,
तो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है द अफेक्ट ऑफ एपाइकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है जो अपाइकल डोमिनेंस जो होता है उसको ओवरकम कर सकता है एक तरीके से। देखें आंसर, तो आप खुद से एक बार देख लीजिए। यू हैव 5 सेकंड टू अटेम्प्ट द आंसर। तो भाई इसका आंसर जो होने वाला है वो तो आपका सिंपल सा साइटोकाइनिन होगा, लेकिन सर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है उसको सीख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो देखो साइटोकाइनिन जो होता है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो अपाइकल डोमिनेंस है, अपाइकल डोमिनेंस जो होती है ना, ये कौन करवाता है? ये ऑक्सिन करवाता है। लेकिन इसी का ऑपोजिट अगर हम बात करें, अपाइकल डोमिनेंस को स्टॉप कौन करवाएगा, है ना? ओवरकम, है ना? तो वो काम कर देगा आपका साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम कर देगा, ऑक्सिन अपाइकल डोमिनेंस करवाता है। अच्छा सर, ये अपाइकल डोमिनेंस होती क्या है, ये तो बताया नहीं आपने। देखो अपाइकल डोमिनेंस का मतलब क्या है, सिंपली कोई एक आपके पास स्टेम है, इसके ऊपर जो है ना, यहाँ पे आपका एक अपाइकल बड है, अपाइकल बड प्रेजेंट है। तो अपाइकल बड जो होता है ना, ये बाकी जो लेटरल बड्स हैं, इट्स अ डोमिनेटिंग बर्ड, ठीक है। तो ये इसका अफेक्ट बाकियों पर होता है, जिस वजह से जो लेटरल बर्ड्स हैं ये ग्रो नहीं हो पाते। तो वी कैन से इट्स अ फिनोमेना, इट्स अ फिनोमेनन इन विच apical bud dominate and doesn't allow the growth of lateral buds। ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़िए। यहां पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इट इज अ फिनोमेना इन विच द अपाइकल बर्ड, दैट मीन्स दिस बर्ड, डजंट अलाउ द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स। ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप कहते हो अपाइकल डोमिनेंस, ठीक है। अपाइकल डोमिनेंस एंड दिस इज बेसिकली कॉज बाय व्हाट, इट इज कॉज बाय द ऑक्सिन हार्मोन। ट्रीटमेंट क्या है इसका, काट दो, है ना, अपाइकल बर्ड को काट दो। इस वजह से क्या होगा, लेटरल बर्ड्स जो है ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो इट्स लाइक होता है ना, क्लास के अंदर एक मॉनिटर होता है और बाकी बच्चे होते हैं। जब तक मॉनिटर बैठा है सब चुप है, जैसे ही मॉनिटर बाहर जाएगा, या मॉनिटर को तो वैसे पीट देते हैं पकड़ के, अगर टीचर बैठा हुआ है तो इट्स लाइक बच्चे चुप है, टीचर बाहर जाएगा तो बच्चे, है ना, हल्ला कर देंगे। तो इट्स लाइक द सेम थिंग इज गोइंग ओवर देयर। तो अगर अपाइकल बर्ड बैठा हुआ है तो सब शांत है, अपाइकल बर्ड को हटा दोगे तो यार ये सब भी ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। दिस कैन बी सी इन द टी प्लांटेशन। ये टी प्लांटेशन में देखने को मिल जाएगा, हेज में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वेल सवाल पे वापस आते हैं। तो हम जानते हैं कि यार अपाइकल डोमिनेंस को साइटोकाइनिन ओवरकम कर सकता है एंड ये सी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एंड साइटोकाइनिन जो है, इसकी मैंने थोड़ी बहुत कहानी आपको पीछे यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दी है, ओके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स वी हैव टू डिस्कस हियर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन मैच करना है आपको, तो आप खुद से अटेम्प्ट मारिए। यू अगेन हैव सम टाइम टू मैच द क्वेश्चंस। सवाल का जवाब देखते हैं। कह रहा है IAA, व्हाट इज दिस IA है। तो मैं थोड़ा बहुत डेटा यहाँ साइड में लिखता हुआ चलूंगा। IAAs इंडोले 3 एसिटिक एसिड, ओके। IAA और साथ में 3D, व्हाट इज दिस 3D? 3D इज बेसिकली आप कह सकते हो 3,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये दोनों ही ना ऑक्सीजन के टाइप्स हैं। ये आपका नेचुरल ऑक्सीजन है, ये आपका आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है या सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ये दोनों ऑक्सीजन जो होते हैं ना, इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि वीट फ्री लॉन को क्रिएट कर सकते हैं। वीट फ्री लॉन क्रिएट कर सकते हैं। जो आपका गार्डन है, अगर उस गार्डन में डाइकॉट वीट्स पाए जा रहे हैं तो वहाँ पे आप ऑक्सीजन को या इन दोनों केमिकल्स को छिड़क दीजिए, वहाँ के डाइकॉट वीट्स जो है वो किल हो जाएंगे। तो बेसिकली इट कैन किल डाइकॉट वीड ऑफ सीरियल्स फील्ड और सीरियल्स फील्ड, ओके। तो जहाँ पे सीरियल्स की खेती होती है ना, तो वहाँ पे अगर आप इस इन हार्मोन्स को छिड़क दोगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के जो डाइकॉट वीट्स हैं उनको वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि जो IA है, इट बेसिकली व्हाट डज इट डू, इट बेसिकली वीट फ्री लॉन या फिर एक लॉन को वो वीट फ्री बना सकता है, ठीक है। सेकंड,
ABA जो होता है क्या करता है, क्या होता है, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, है ना। अगर हम इनकी बात करें तो आप कह सकते हो कि ABA एब्सिसिक एसिड जो है ये स्टोमेटा की क्लोजिंग करवाएगा। क्या करवाएगा, ABA जो है ये स्टोमेटा की क्लोजिंग करवाता है। किस तरीके से, तो एब्सिसिक एसिड जो होता है ना, एब्सिसिक एसिड जो होता है ये क्या करता है, ये बेसिकली जो स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा ओपनिंग को इनहिबिट करता है। कैसे करता है, तो बेसिकली ये ना आपके पोटेशियम का इफ्लक्स करवा देता है, पोटेशियम इफ्लक्स फ्रॉम गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स में से जो आपके पोटेशियम है उनका इफ्लक्स करवा देगा और इस तरीके से स्टोमेटा की ओपनिंग को क्लोज कर देगा ताकि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो जाए। ठीक है, तो ये सेंसिटिव है बेसिकली ड्राई एटमॉस्फेयर के लिए या स्ट्रेस कंडीशन के लिए। कब करेगा ये बेसिकली स्ट्रेस कंडीशन में करता है। तो इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस कंडीशंस आते ही ये आपके स्टोमेटा की गार्ड सेल्स में से इफ्लक्स करवा के उनकी क्लोजिंग करवा देगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, जो इथाइलिन होगा। इथाइलिन आपको ने बताया था राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इट बेसिकली फास्टन्स द राइपनिंग। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ। जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन की बात करें तो यार साइटोकाइनिन जो है ना, ये आपको फर्स्ट टाइम कहाँ से मिला था, तो स्कूग एंड बेसिकली अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं तो जिब्रेलिक एसिड जो है ये आपकी बोल्टिंग करवा सकता है और साइटोकाइनिन जो है ना ये आप कह सकते हो, हाँ, तो जिब्रेलिक एसिड जो है ये आपकी बोल्टिंग करवा देगा। व्हाट इज दिस बोल्टिंग, तो बोल्टिंग में क्या होता है कि जो आपके पास रोजेट फ्लावर्स होते हैं या रोजेट प्लांट्स जो होते हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गई, शुगर केन हो गई, तो उनके अंदर जो नोड्स है ना वो सारे नोड्स पास पास चिपके पड़े हैं, है ना, यही तो होता है। तो आपके पास अगर वो पत्ता गोभी है तो बेसिकली उसमें क्या है, यहाँ पे एक ही जगह पे सारे नोट्स हैं और वहीं पे सारे के सारे जो लीव्स हैं वो आ चुकी हैं। दिस इज समथिंग वी डजंट वांट। सेम अगर मान लो कोई एक शुगर केन है, उस शुगर केन में नोट्स पास पास हैं, तो शुगर केन की हाइट लंबी होगी ही नहीं, तो उसमें शुगर कंटेंट कम आएगा। लेकिन वहाँ पे अगर आपने ये वाला हार्मोन छिड़क दिया जिब्रेलिक एसिड, तो क्या करेगा, वो इन इंटर नोट्स की जो जगह है ना उसको इलोंगेट करवा देगा। तो अब आप देख पा रहे हो कि दो इंटर नोट्स के बीच का जो शुगर कंटेंट है वो इंक्रीज हो गया है, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस। इसे कहते हैं बोल्टिंग। तो इंटर नोट्स की जो लोकेशन है उनको थोड़ा सा लेंथन करवा देना या इलोंगेट करवा देना। दिस इज द फंक्शन फॉर दिस। एंड साइटोकाइनिन जो होता है इसको फर्स्ट टाइम कहाँ से निकाला गया था, इसकी डिस्कवरी हुई थी, या आप मतलब बेसिकली ये कहाँ मिलता है, हेरिंग्स एक फिश है उसके स्पर्म के डीएनए के अंदर से आपको ये वाला हार्मोन मिलता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंगली आप इसको मैच कर सकते हैं। तो होपफुली इसका आंसर जो है ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए का हो जाएगा आपका फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, एंड देन फिफ्थ का सी, डी का सेकंड एंड ई का फर्स्ट। हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इनको आप मिटा दीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। पीछे की जो कहानी है वो मैंने यहाँ पे साइड में एक्सप्लेन कर दी है। आते हैं अगले सवाल पे। द टर्म सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स रिफर्स टू। नाउ सिनर्जिस्टिक वर्ड क्या है, तो हमने इस चैप्टर में थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी समझी है, कुछ टर्म्स हमने समझी है। उन्हीं में से एक टर्म थी आपके पास प्लास्टिसिटी, है ना, एक हमने समझी थी आपके पास फोटोपीरियडिज्म क्या होता है, अभी आपने देख पा रहे हैं यहाँ पे सिनर्जिस्टिक क्या होता है। तो इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। गिविंग सम टाइम यू टू रीड द क्वेश्चन, पढ़िए, जवाब दीजिए। देखें आंसर, सवाल का जवाब देखें। क्या जवाब होगा, व्हेन टू हॉर्मोन्स एक्ट टुगेदर टू ब्रिंग द ऑपोजिट इफेक्ट, नो दैट मीन्स एंटागोनिस्टिक। उसे कहते हैं एंटागोनिस्टिक, जो ऑपोजिट एक्शंस दिखाते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जब दो हॉर्मोन्स जो है वो एक साथ मिलके एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे आप कहते हो क्या, सिनर्जिस्टिक एक्शन। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि अगर टिश्यू कल्चर हम करवाते हैं ना, है ना, जिसको आप माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हो, सो माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर क्या होता है, आप कैलस लेते हैं, है ना, वो कैलस जो है ना वो क्या करता है, उस कैलस पे आप ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों को स्प्रेड करते हो, बिकॉज एक अकेला काम नहीं कर पाएगा। आपको कुछ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सिन की लेनी है,
कुछ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो साइटोकाइनिन की लेनी है। डिपेंडिंग अपॉन कौन सी किसकी कॉन्सेंट्रेशन आप ले रहे हो, अगर को आपने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को बराबर लिया है तो क्या होने वाला है? सो इन सच कंडीशन आपका वो कैलस जो है वो ग्रोथ शो कर देगा, है ना, और वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर आपने मान लो ऑक्सिन को ज़्यादा लिया है लेकिन साइटोकाइनिन को कम लिया है तो बेसिकली क्या होगा? उस टाइम पे रूट की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी जगह आपने अगर ऑक्सिन को ज़्यादा ले लिया और साइटोकाइनिन को कम लिया है तो इन दिस केस आप कह सकते हो, या इनफैक्ट साइटोकाइनिन ज़्यादा लिया है ऑक्सिन कम लिया है तो यहाँ पे आपकी शूट की ग्रोथ हो जाएगी। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन आप ले रहे हैं उस बेसिस पे ही क्या होता है, आप ये दोनों हार्मोन्स आपस में मिलके काम करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द इफेक्ट कॉल्ड एज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। होपफुली अंडरस्टूड क्या होता है इसका मतलब। अगला सवाल, एप्पल्स आर जनरली रैप्ड इन वैक्स पेपर। एप्पल्स जो मार्केट में बिकते हैं, है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो बेसिकली एक एप्पल जो है उस पर आप बबल रैप तो नहीं, बट एक तरीके से आप वैक्स की रैपिंग करके रखते हैं उसको। क्यों रखते हैं ऐसा, वाई? तो जवाब एक सिंपल सा है, मैं जवाब का नाम बोलूंगा, आप स्टिल अगर उस नाम को समझते होंगे तो आप ऑप्शन टिक कर पाएंगे। दैट इज टू प्रिवेंट द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब टिक करिए क्या होगा इसका आंसर। देखें आंसर, तो मैंने क्या बोला? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को बचाने के लिए जो आपका एप्पल है उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग की जाती है। जस्ट द सिंपल आंसर इज, आप कह सकते हो एक तरीके से हम चाहते हैं कि बेसिकली जो एप्पल है ना वो ज़्यादा जल्दी राइपन ना कर जाए, है ना, वो ख़राब ना हो जाए। तो बेसिकली धीरे धीरे उसकी राइपनिंग हो, हम ये नहीं चाहते कि इंस्टेंटली वो पूरा का पूरा राइपन हो जाए। सो फॉर सच कंडीशन हम क्या करते हैं कि वो जो एप्पल जो है ना उस पर वैक्स की कोटिंग कर दी है, वैक्स की कोटिंग की वजह से उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो वैक्स है ना उसकी कोटिंग करने की वजह से, है ना, क्या हुआ इस कंडीशन में? आप कह सकते हो कि उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज कर गया। रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज कर गया। अच्छा सर, उससे क्या हो गया? लेकिन जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज करेगा ना तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो पर्टिकुलर एप्पल के अंदर जो सेल्स है वो रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहे हैं। अब जब वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे तो जो सेल वॉल है वो जल्दी डिगार्ड नहीं होगी, मतलब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो उसकी वॉल अभी भी सख्त रहेगी, तो वो एप्पल जो है वो जल्दी खराब नहीं होगा, है ना। तो कुछ जगहें हैं जहां हमें राइपनिंग करवानी पड़ती है, कुछ जगहें जहां पे हमें राइपनिंग को स्टोर करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इट्स लाइक अगर हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फ्रूट को लंबे टाइम तक स्टोर करना आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो हम उसकी राइपनिंग को रिड्यूस कर देंगे बाय जस्ट क्रिएटिंग अ वैक्स कोटिंग। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। होपफुली इसका जो पीछे का कॉन्सेप्ट है वो आप समझ चुके हैं। वैक्स की वजह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन की कम होने की वजह से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है वो सिंपल कार्ब्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, सिंपल कार्ब्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर ये कन्वर्जन नहीं हो रहा होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो उसकी वॉल है ना, सेल वॉल या वॉल ऑफ एप्पल, वॉल ऑफ एप्पल वो एक तरीके से सॉफ्ट नहीं होगी और राइपनिंग होने से बच जाएगा। तो इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको ज़्यादा लंबे तक स्टोर कर सकते हो, है ना। कैन बी स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, कैन बी स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमने सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया है। तो एप्पल्स जो है जनरली रैप इन द वैक्स पेपर टू प्रिवेंट द सनलाइट फॉर चेंजिंग द कलर, प्रिवेंट एरोबिक रेस्पिरेशन बाय चेकिंग द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, उसमें बेसिकली वैक्स कोटिंग करने की वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो ये पूरी कहानी चलेगी और इस तरीके से आप उसको लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाट द मोटिव इज। ठीक है, 7 सवाल पे आ जाओ। कह रहा है ग्रोथ कैन बी मेजर इन वेरियस वे, विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू एज अ पैरामीटर फॉर मेजर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ को आप अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हो, उनमें से कौन सा एक तरीका है जिससे आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। तो बहुत ईजी है, इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट सेक्शन ही हमने ये पढ़ा था। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है वो भी उसकी ग्रोथ होती है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है वो भी ग्रोथ है, जैसे आपके बैक्टीरिया करते हैं। सेल का लेंथ और वेट इंक्रीज हो रहा है वो भी उसकी ग्रोथ ही है। ठीक है, अगला प्लास्टिसिटी क्या होता है।
प्लास्टिसिटी। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शंस देखिए, कैन वी सॉल्व इट। देखो प्लास्टिसिटी जो है इट्स बेसिकली अ मेथड, है ना, इट्स बेसिकली अ मेथड जिसमें आप देखते हो कि ये दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है, एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली और इंटरनली। सो बेसिकली प्लास्टिसिटी होती क्या है, इट्स अ मेथड ऑफ हेट्रोफिली, मतलब एक ही समय पे दो अलग अलग चेहरे अगर आपको दिख जाए, इंसानों के साथ ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन अगर किसी प्लांट या किसी और स्टेज में एक ही समय पे आपको दो अलग अलग चेहरे दिख रहे हैं, मतलब कि एक ही प्लांट है, उसका ऊपर वाला पोर्शन एडल्ट फेज में है, नीचे वाला पोर्शन जुवेनाइल फेज में है, इट्स कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। या फिर कोई एक प्लांट है जिसका ऊपर वाला पोर्शन तो फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन कलर का है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, नीचे वाला पोर्शन ब्राउन कलर का है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, और दोनों ही लीव्स हैं, ऊपर वाली लीव्स ग्रीन है, नीचे वाली लीव्स ब्राउन है, दैट्स ऑल्सो प्लास्टिसिटी। ये एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि जब एक प्लांट टेरेस्ट्रियल में भी रह रहा है, एक ही प्लांट है जिसका कुछ पोर्शन टेरेस्ट्रियल रीजन में है और कुछ पोर्शन उसका एक्वेटिक रीजन में है, तो वो एक प्लास्टिसिटी हो जाएगी, प्लास्टिसिटी। और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा रेननक्यूलस। रेननक्यूलस इज द एग्जाम्पल जिसे आप बटर कप कहते हो, बटर कप। तो वहां आपको देखने को मिल जाएगा जिसका ऊपर वाली लीव्स कैसी होती है, वो हवा में है, एरेशन में है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, और जो उस प्लांट की नीचे वाली लीव्स होंगी वो पानी के अंदर होंगी, तो वो नॉन ग्रीन होंगी। तो आपको दो अलग अलग कंडीशन एक टाइम पे देखने को मिल रही है, तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। इंटरनल की बात करें, इंटरनल में आपका क्या हो सकता है कि आपका मैच्योर फेज प्लस जुवेनाइल, दोनों ही फेज आपको एक ही समय पे देखने को मिल रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा, मतलब उस प्लांट का अपर पार्ट मैच्योर हो चुका है, नीचे वाला जो पार्ट है वो मैच्योर नहीं हुआ है, तो एक ही समय पे आपको दोनों फेज देखने को मिल रहे हैं। सो इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा कोरिएंडर, या सबसे बेस्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी में है, धनिया में भी होता है ना, हमारे पास कुछ धनिया ऐसी आती हैं, मतलब धनिया कोरिएंडर के जो आपके बंडल होते हैं उसमें कुछ धनिया बिल्कुल फ्रेश लीव्स दिखेंगी आपको, मतलब पतली पतली ऐसी 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 ऐसी, और कुछ ऐसी ऐसी दिखेंगी। तो ये जो है ये आपके पास अभी जुवेनाइल फेज में है, ये आपके मैच्योर फेज में है, ठीक है। तो कोरिएंडर एग्जांपल हो जाएगा। इसके अलावा आपका लार्क स्पर एग्जांपल दिया हुआ है, तो लार्क स्पर आपको एग्जांपल मेन याद रखना है जो एनसीईआरटी के हिसाब से है। बाकी दिस इज व्हाट वी कैन से। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कॉन्सेप्ट पूरा सीख चुके हैं। प्लांट रूट आर एक्सटेंसिबल, प्लांट ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट, स्टेम कैन बी एक्सटेंडेड या नन ऑफ दिस। तो प्लांट डेवलपमेंट जो कि एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है उसे कहते हैं क्या, प्लास्टिसिटी। तो आप देख पा रहे हैं एनवायरमेंट पे इनकी ग्रोथ जो है डिपेंड कर रही है कि कौन कैसा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन दे आर स्प्रेड विद, मैंने आपको सिखा दिया है पहले, है ना। अगर आपको शुगर प्रोडक्शन इंक्रीज करवानी है तो क्या होंगे, नोट्स पास होते हैं, लेकिन जैसे इस पर आपने जिब्रेलिक एसिड को स्प्रे किया तो क्या होगा, इसके जो नोट्स हैं वो दूर दूर जाएंगे और इस तरीके से आपको एक लंबा सा शुगर केन मिलेगी जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा। तो वी कैन से जिब्रेलिक एसिड स्प्रे करने से उसका ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका एब्सिसिक एसिड का एंटागोनिस्टिक कौन काम करता है, एब्सिसिक एसिड के एंटागोनिस्टिक कौन काम करता है। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है ना, ये आपके सीड डॉर्मेंसी करवाता है, ये सीड डॉर्मेंसी करवाता है, तो इसके ऑपोजिट काम कौन करेगा, जिब्रेलिन, जो कि सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, कह रहे हैं मोनोकार्पिक प्लांट जो है वो कौन से प्लांट होते हैं। तो एज अ नेम टेल्स यू, मोनो मीन्स वन, कार्पिक मतलब फ्लावरिंग शो कर रहे हैं, तो ऐसे प्लांट जो पूरे एक साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग शो करते हैं उन्हें आप कहते हो मोनोकार्पिक प्लांट्स। सो बियर फ्लावर्स विद ओवरी, या फ्लावर वंस एंड डाई, बियर ओनली वन फ्लावर, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये अपने जीवन में एक ही बार फ्लावरिंग शो करेंगे और मर जाएंगे। द बेस्ट एग्जाम्पल इज बैम्बू। 12 बेम्बू जो है वो अपने पूरे लाइफ साइकिल में, मतलब 50 साल की या जितनी भी लाइफ साइकिल है उसकी, उसमें सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग शो करेगा और फिर मर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आ जाओ, कह रहा है फोटोपीरियोडिज्म जो है इन प्लांट इज परसीव्ड एट। फोटोपीरियोडिज्म जो होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, मतलब हु इज द स्टिमुलस जो सेंस कर सकता है एंड देन फोटोपीरियोडिज्म शो होगा। तो लीव्स आर द वन जो सेंस करती है। हर हमने पढ़े हैं शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स, उनमें से अगर लीफ, ये एक्सपेरिमेंट भी है कि आपने अगर एक पर्टिकुलर प्लांट में से लीव्स को हटा दिया तो वो प्लांट ना फ्लावरिंग भी शो नहीं कर पाएगा। तो लीव्स आर द वन जो स्टिमुलस को अचीव करते हैं
और फिर फ्लावरिंग शो होती है, तो लीफ इज इंपॉर्टेंट. ओके, एंड शेयर वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. होपफुली यू एंजॉय दिस. चैप्टर ईजी है, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है. फ्री के मार्क्स स्कोर या लाइक ग्रैब कर सकते हो, बस थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. नहीं देखा है चैप्टर देख लीजिए प्रॉपरली, ट्रिक्स के साथ. मैंने इसमें सारे के सारे जो फंक्शंस हैं हॉर्मोन्स के वो मैंने याद कराए हैं. एंड दैट्स फॉर दिस क्लास. विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. विल सी यू इन द अपकमिंग सेशन. बाय बाय, टेक केयर.